हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक साइंस टॉपर की कॉपी दिखाएंगे जो कि स्टेट लेवल के टॉपर की बच्चे की कॉपी है। भाई, लिखने का क्या तरीका है, लिखने का क्या प्रोसेस है, ये गजब का तरीका है। अगर साइंस की कॉपी में आप ऐसी कॉपी लिखकर आ जाओगे जो मैं आज की टॉपर की कॉपी दिखाने वाला हूं, तो एग्जामिनर चाहे जिस भी विचारधारा को, चाहे जितना खड़ूस हो, अगर उसके सामने ऐसी लिखी कॉपी चली जाती तो अगर उसका दिल पत्थर का होगा तो भी पिघल जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है कि पूरा का पूरा नंबर मिले और आपका एक भी नंबर ना कटे। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कॉपी कैसे लिखना है कि एक भी नंबर आपके ना कटे। ठीक है, आज की इस वीडियो में वो ट्रिक दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने जो टेक्निक लगाकर लिखा है, इस टेक्निक पर चाहे जितना भी कोई भी एग्जामिनर हो, पूरा का पूरा नंबर देने में मजबूर हो जाएगा। लिखा कम है लेकिन टेक्निक का यूज किया गया। यहाँ पे देखो, एक कॉपी यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेकर 70 में 70 नंबर लाया। ये बच्चा केवल A प्लस बी प्लस सी कॉपी लेकर 70 नंबर ला दिया। और यहाँ पे देखो, एक 66 नंबर लाया बच्चा, जिसमें कि केवल D कॉपी तक लेकर ये 66 नंबर लाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या ट्रिक लगा है और क्या, देखो सब बोर्ड एग्जाम में ये मायने नहीं करता कि आपने कितना लिखा है, सबसे ये ज्यादा मायने करता है कि आपने कैसे लिखा है। ठीक है, वो ट्रिक आज के इस बच्चे, मैं खुद एग्जामिनर 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं, मुझे पता है कि टॉपर कैसे कॉपी लिखते हो, कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है और क्या कमी है जिससे आप उसको दूर करके एक अच्छा मार्क्स ला सकते हो। आपको रिएक्शन कैसे लिखना है, अंतर कैसे लिखना है, ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना, पूरी प्रोसेस इस बच्चे की कॉपी में है। और गजब की हमको सबसे बेस्ट कॉपी लिखा। ठीक है, सबसे बेस्ट लिखा गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कॉपी का जब हम फ्रंट पेज पलटते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, देखो यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आता है खंड ब। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है खंड ब, जिसमें है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। यहाँ पे मैं पेपर में देखता हूँ, ठीक है, कैसे लिखा गया हमारे पास। यहाँ पे है इसका क्वेश्चन, ये आंसर क्वेश्चन पेपर, खंड ब डाला गया, वर्णनात्मक प्रश्न डाला गया। बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत के 2 से 3 पेज आप बहुत अच्छा लिखो और अच्छे से लिखो, ठीक है, बाकी पेज चाहे जैसे लिखो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। टीचर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा, और जो भी चीजें आगे लिखा है वो आपको औसत नंबर, एवरेज नंबर देते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो समझ गया होगा कि बच्चा अच्छा पढ़ने में, लेकिन इधर जो लिखा है वो जल्दबाजी में, इसकी हैंड राइटिंग पुअर है या वैसा लिख दिया गया। और अगर कुछ भी चीजें भी लिख दोगे ना तो वो टीचर समझेगा कि बच्चा सही लिखा है जो भी लिखा है, क्योंकि फर्स्ट वो 2 से 3 पेज आपका चेक कर लिया है। कटपिट बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जामिनर काफी फास्ट होते हैं पर कॉपी चेक करने का उनको पैसा मिलता है। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे डाला गया है। अब यहाँ पे खंड ब में उपखंड क दे रखा है, तो यहाँ पे बच्चे ने उपखंड क भी डाला है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1 में क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के निवारण के लिए आवश्यक चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए, जो कि 4 नंबर का है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से लिखा गया है, निकट दृष्टि दोष, हेडिंग डाली गई। सबसे मेन चीज यही होती है, हेडिंग डाली गई, हेडिंग के नीचे अंडरलाइन किया गया है, और यहाँ पे निकट दृष्टि दोष की पूरी परिभाषा इस तरह से लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 5 यानी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तब जाकर 4 नंबर मिलता है, इसके कारण लिखा गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कैसे लिखा गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर देखो, इस अवस्था में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनता है, यहाँ पे बच्चे ने लिखा है। और यहाँ पे इसका चित्र भी बनाया गया। ठीक है, काफी गुड तरीका है और अच्छी तरीके से बनाया गया, सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अब यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार हो सकता है, देखो इस यहाँ पे निवारण लिखा गया और यहाँ पे इसका चित्र भी बनाया गया। ये एक लेंस लगाया गया है, इस लेंस से प्रकाश की किरणें डाली गई हैं और यहाँ पे ये कुछ परावर्तित होती है और उसके बाद जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बना रहे। यहाँ पे कौन सा भाग आंख है, ठीक है, यहाँ पे इसको एक चीज मिस्टेक, यहाँ पे इस लेंस का भी नाम लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख दिया हालांकि, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी लिखना चाहिए था। और यहाँ पे सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं, एरो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरो किधर जा रहा है किधर आ रहा है, ये एरो आपको जरूर से जरूर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एरो मिस्टेक है, यहाँ पर भी एरो होना चाहिए। इसकी जस्ट बात, कहीं से गुजर रही है तो हमको पता न चले कि ये इधर से जाने के बाद इधर तो नहीं चली गई, तो यहाँ पे एक एरो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिखो, इसको पूरा पूरा 4 नंबर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना को चित्र द्वारा समझाइए, किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, इसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बच्चे ने लिखा कैसे है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाला गया है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश पुंज को
प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। काफी सुंदर इसकी परिभाषा लिखी गई है। ठीक है, देखते हैं कितने नंबर इसको मिलता है। यहाँ पे भाई इन्होंने क्या किया, प्रिज्म का ये डाला, ठीक है, प्रिज्म का चित्र बनाया है। और यहाँ पे एक चीज मिस्टेक, यहाँ पे श्वेत प्रकाश लिखना चाहिए। ठीक है, ये प्रकाश कौन सी है हमको कैसे पता चलेगा, श्वेत प्रकाश आपको लिखना चाहिए था। और यहाँ पे 7 रंगों को इस तरह से दिखाया गया, काफी गुड तरीका है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि कौन कौन से इसमें रंग होते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे क्या किया गया, लिखा गया है, आप देख सकते हो इधर। ठीक है, कौन कौन से रंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे भी बच्चे ने किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे भी लिखा है कि विक्षेपण के कारण विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर इसको पूरा 4 नंबर का था, तो 4 नंबर पूरा इसको मिला है। यानी ऐसे लिखना है आपको कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ये तीसरा कि चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय बल रेखाओं की गुण को लिखिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा डाला गया है, चुंबकीय बल रेखा हेडिंग डाली गई है और इसके बारे में पूरा का पूरा लिखा गया है। ठीक है, कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं जिन पर चुंबकीय सुई चलती है। बहुत अच्छा लिखा गया है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि गुण तरीका है लिखने का। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण डाला है बच्चा ने। अब एक चीज यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, क्या है मिस्टेक, यहाँ पे पहला डाला गया है, तो यहाँ पे पहला आपको डालना चाहिए था। ठीक है, ये पहला गुण हो गया, ये दूसरा गुण हो गया। ठीक है, इन सब चीजों का मिस्टेक आपको नहीं करना है, ये चीजें ध्यान देना है। यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा। और आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे नंबर डाल दिया बच्चा, वहां पे मिस हुआ है और यहाँ पे डाला है। ठीक है, यहाँ पे उसका गुण लिखा है कि चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है बल रेखाएं पास पास होती है तथा दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाने पर बल रेखाएं दूर दूर हो जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता भी है। ठीक है, इसको तैयार भी आप कर लेना। चौथा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समानांतर तथा समदूरस्थ होती है। ये 4 नंबर का है, बच्चे को पूरा का पूरा यहाँ पे 4 नंबर दिया गया। ऐसे आपको भी अपने एग्जाम में लिखना है। एक क्वेश्चन एंड करने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप करना है। ठीक है, अगर इतना लाइन बचता है तो इसको छोड़कर नेक्स्ट पेज से करना है। यहाँ पे देखो 1 लाइन का गैप, आप 2 लाइन का गैप करो। ठीक है, 2 लाइन 3 लाइन, एक क्वेश्चन एंड होने के बाद 3 लाइन का गैप करना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन की मोटाई इतना रखना है। और आपकी पेन की बात कर ले तो आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। सेलो हो गया, एल्कोस हो गया, पेंटोनिक हो गया, ये सब पेन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखो इस तरह से लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पेपर में क्या आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 4था नंबर कि अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। इसका चिन्ह पूछ रखा है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। एक 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनाता है। वस्तु से लेंस की दूरी का क्या है, किरण आरेख बनाकर समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे हल किया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाला गया। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जी बहुत सही लिखा गया। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। इसके बाद आंकिक हल यहाँ पे लिखा गया प्रश्नानुसार जो दिया है वैल्यू f बराबर -15 सेमी, v बराबर -10 सेमी, ज्ञात करना u बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा हल। यहाँ पे लेंस का सूत्र बच्चा लिखा है 1/की f बराबर 1/v माइनस 1/की u। यहाँ पे चीजों को रख कर यहाँ पे पूरी चीजें लिख गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमको दिखा, ये जो भी वैल्यू आप यहाँ पे रखते हो साइड में ब्लैक पेन से उसको दिखाओ कि हमने f बराबर कितना रखा -15 सेमी जो कि दे रखा है, और v बराबर -10 सेमी दे रखा है। ये सबसे चीजें आप किसी भी साइन थीटा का मान वगैरह कुछ भी रखते हो, चाहे कुछ ऐसी चीजें रखते हो, तो यहाँ पे एग्जामिनर को ऐसे पता चल जाएगा यहाँ बच्चे ने यहाँ से ये चीजें लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज मुझे लगा देखने में। आपको साइड में ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, और कोई वैल्यू का भी मान रखते हो तो यहाँ पे साइड पे दिखा कर रखो, ये बहुत अच्छा तरीका है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार ज्ञात करना है हल। इस तरह से एक एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लगभग हल किया गया। ठीक है, साफ सुथरा भी देखने में लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि और आगे इसकी कैसे हल किया गया। और यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनल आंसर आने के बाद इन ब्रैकेट किया गया ब्लैक पेन से और यहाँ पे आंसर लिखा गया। ये सही है, आंसर भी करेक्ट आया है। इसके बाद अतः अवतल लेंस से वस्तु 30 सेमी की दूरी पर है, यानी चित्र बनाने के लिए कहा है। तो यहाँ पे बच्चे ने चित्र भी स्पष्ट बनाया। ठीक है, एरो वगैरह का ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे इसको पूरा का पूरा 4 नंबर मिला है। ठीक है, पूरा का पूरा 4 नंबर मिला, एक भी नंबर इसका नहीं कटा। न्यूमेरिकल पर वैसे भी नंबर नहीं कटते, लेकिन ये सब चीजों का मिस करोगे ना, चित्र वगैरह बनाने के लिए जो बोलेगा, तो वहां पे 1 नंबर आपके कट जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है 5वां। ठीक है, कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है
2.5 न्यूटन एम्पीयर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना कीजिए। 2 नंबर में आया। देखते कैसे हल किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखो प्रश्नानुसार डाला गया है, कामा दिया है, चालक में जो जो चीजें दिया गया यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है थीटा बराबर 30 अंश बन रहा है वो भी लिखा गया। ज्ञात करना एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, एफ बराबर IBL साइन थीटा, एफ बराबर जो भी वैल्यू है उसको रख दिया गया। एफ बराबर जो वैल्यू है 2.5 न्यूटन मीटर, यही आज का आंसर है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया, तरीका गुड है। तरीका 2 नंबर का था तो 2 नंबर पूरा का पूरा मिला है इसमें। ठीक है, इस तरह से आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका उपखंड ख। ठीक है, जिस पर दे रखा है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हर एक उपखंड को, चाहे जो भी खंड करो चाहे जो भी उपखंड करो, सभी उपखंड को आपको नए पेज से प्रारंभ करना है और प्रत्येक उपखंड को के प्रश्नों को सीरियल से करना है। ठीक है, ये नहीं कि उपखंड यहाँ पर ख किए और उपखंड ग में उपखंड क के क्वेश्चन को कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सभी उपखंड के प्रश्न को सीरियल से करना है और एक ही जगह पे करना है। और आप जिस भी उपखंड को शुरू करो नए पेज से शुरू करो। ठीक है, चाहे कोई क्वेश्चन यहां पर भी क्यों ना एक लाइन पे खत्म हो, लेकिन जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसको उपखंड करेंगे तो नए पेज से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखो प्रश्न उत्तर संख्या 5 है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे डाला गया साबुनीकरण, उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। इनका निर्माण तेल तथा वसा का तनु NaOH के साथ जल अपघटन करने पर होता है। साबुन निर्माण की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। काफी गुड तरीका है, इसकी परिभाषा को यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा गया है। अब यहाँ पे साबुनीकरण का ये चीजें बनाई गई। ठीक है, इसका सूत्र वगैरह सब कुछ रिएक्शन कराया गया है और यहाँ पे चीजों का नाम लिखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सभी चीजें जो भी करो उसका नाम जरूर दर्शाओ कि ये चीजें क्या है। ठीक है, ताकि चीजों को समझने में आसानी रहेगी कि ये चीजें क्या है, ये क्या बन रहा है, ये क्या चीजें, ये क्या चीज से रिएक्शन कर रहा है, तो देखने में अच्छा लगता है। 2 नंबर का था तो पूरा का पूरा इसको 2 नंबर दिया गया है। ठीक है, मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं की समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग भी लिखिए। ठीक है, अब इसके बाद अथवा में है, आप इसको भी कर सकते हो। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ये 2, 2, 4, 6 नंबर का देखते बच्चे ने किसको किया है। तो यहाँ पे इन्होंने 7वें में इसी को किया, अथवे वाले को किया। ठीक है, कि जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे एक चीज मिस हुआ है। ठीक है, एक चीज क्या मिस हुआ है, देखो यहाँ पे आपको पहला डालना चाहिए, दूसरा है तो दूसरा डालना चाहिए। यही सब चीजें आप गलती करते हो। ठीक है, और यही पर टीचर को अच्छा नहीं लगता है। और लिखा तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे जो चीजें हैं ये चीजें डालना इंपॉर्टेंट है, ताकि हमको ये पता चले कि आपने ये कौन सा की, कहीं इसी में का दूसरा रिएक्शन नहीं ना बार बार हो जाता रिएक्शन, एक बार फिर इससे किए फिर एक बार दूसरे से किए तब जाकर ये निकलता है। तो ये चीज है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया है। इसको ब्लू से, इसको ब्लैक से लिखा, अच्छा है। क्लोरीन की शुष्क बुझे चूने के साथ किया है, ये भी अच्छा है। कॉपर ऑक्साइड की तनित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया है, ये भी अच्छा है। यानी 2 नंबर इसका, इसमें तो कटेंगे ही नहीं नंबर, पूरा का पूरा 6 नंबर इसको मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आता उपखंड ग। ठीक है, देखा श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए। देखते कैसे बच्चे ने लिखा है। यहाँ पे देखो उपखंड ग को नए पेज से किया गया है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 श्वसन तथा दहन में अंतर। देखो जब भी आप अंतर लिखो ना तो ये बहुत बेस्ट तरीका अंतर लिखने का। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले श्वसन लिख देंगे उसके बाद दहन लिखते, ये बहुत गलत तरीका है। श्वसन अंतर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। देखो यहाँ पे लिखा है कि श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, वही दहन गैर जैविक प्रणालियों में होता है। यहाँ पे कि श्वसन एक नियंत्रित प्रक्रिया है जबकि दहन एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। यानी लिखने का तरीका बेस्ट है। इस बच्चे को यहाँ पूरा पूरा 2 नंबर मिला क्योंकि ये 2 नंबर का आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखते हैं यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 9 परिवार नियोजन डाला गया है। बच्चों की संख्या को सीमित करके परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। बहुत अच्छा है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि लिखा है बच्चे ने। पुरुष का ऑपरेशन होता है, महिला का ऑपरेशन होता है, जो कि 4 मार्क्स का है। ठीक है, पुरुष का ऑपरेशन में शुक्र नलिका का यह बहुत साधारण ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि पुरुष का ऑपरेशन स्थायी विधि पूछ रखा है, तो स्थायी विधि ये सही है। महिला का ऑपरेशन, यहाँ पे महिला का ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पे देखो अब महिला का ऑपरेशन में लिखा गया कि इसमें अंड नलिका का ऑपरेशन कर दिया जाता है, इसमें शुक्र नलिका का ऑपरेशन कर दिया जाता है। बहुत सही तरीका है।
इस तरीके से लिखोगे तो पूरा पूरा इस बच्चे को 4 नंबर का था, 4 नंबर मिला है। ठीक है, और यहाँ पे सब चीज अच्छी तरीके से लिखा गया, ऐसे आप भी लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेंगे इन सब चीजों का ध्यान दोगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना, ठीक है, और इसे वीडियो पसंद आया तो लाइक करना।